नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? एक न्यूज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी वुमेन को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अलाउ कर दिया है अबॉर्शन इन द टाइम फ्रेम ऑफ 20 से 24 वीक्स। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में आया था। इसने 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के लिए अनमैरिड वुमेन को परमिशन दे दी थी, क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था उसमें केवल मैरिड वुमेन को अबॉर्शन करवाने की परमिशन थी। 2021 में इस एनोमली को शांत किया गया, लेकिन 20 से 24 हफ्ते जो वुमेन प्रेग्नेंट है, जब इनके अबॉर्शन की बात आती थी तब यह पूछा जाता था वुमेन से कि आप मैरिड हो कि नहीं हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये नहीं पूछा जाएगा, एक अनमैरिड वुमेन, एक सिंगल प्रेग्नेंट वुमेन भी अबॉर्शन कंडक्ट कर सकती है। ठीक है भाई, तो एक ये न्यूज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी कोई माइनर, एक 18 साल से कम की लड़की आती है डॉक्टर्स के पास अबॉर्शन कराने के लिए, तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर उस डॉक्टर को रिपोर्ट करना था पुलिस को। अब पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो बच्चियां और उनके माँ बाप बदनामी के डर से ओवरऑल किसी अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाएंगे अबॉर्शन के लिए, जो कि अनसेफ होगा। इसके बारे में बात करेंगे। 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स को लिस्ट किया यूनेस्को ने, इसके बारे में बात करेंगे। 1000 लेगेसी डंप साइट्स, जहां पे करोड़ों मेट्रिक टन की तादाद में कचरा पड़ा हुआ है, उसको रेमीडिएट करने की बात की जा रही है, इसको देखेंगे। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि जितने भी हमारे यहां पे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो जितनी प्राइवेसी फॉरेन सिटीजन्स की रखते हैं उतनी ही इंडियन सिटीजन्स की रखनी पड़ेगी। अगर सरकार कोई नियम कानून निकालती है तो उसको मानना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया कंपनीज नियम कानून को फ्लाउट करती हैं, ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए सरकार जल्दी एक लॉ लेके आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कब लेके आओगे, सरकार ने बोला लेके आएंगे, इसको देखेंगे। $810 मिलियन की फंडिंग यूएस ने पैसिफिक कंट्रीज के अलाउंस की, इसको देखेंगे। रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को एनेक्स करने वाला है फर्जी तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस अबॉर्शन केस में साफ साफ बोल दिया है कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट करता है। जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में, जिसमें ये बोलता है कि शादी हो गई है तो हस्बैंड और वाइफ में किए हुए आप कह लो फिजिकल रिलेशन को आप रेप नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। अगर एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर अपने आप को फोर्स करता है तो वो रेप की कंडीशन में आएगा। तो ये भी एक न्यूज़ है, इसको देखेंगे। तो ठीक ठाक न्यूज़ हैं आज। उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो बेंगलुरु में जो जबरदस्त बारिश आई थी, उसके चलते कतई बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई। अब क्या है, बारिश थोड़ा रिसीड कर रही है तो मलबा वलबा साफ किया जा रहा है, लोगों के घरों से पानी निकल गया है, तो बैक टू नॉर्मल हो रही है जिंदगी। लेकिन इस बैक टू नॉर्मल में हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं कि ओवरऑल इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रिकरेंटली हमारे सामने आती हैं, इसको देखेंगे। फिर पीडियाट्रिक कार्डियो केयर, बच्चों के अंदर जो हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, कितने हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, कौन कौन से स्टेट्स में ये ओवरऑल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर द केस ऑफ सीरियल लिसनिंग, देखिए यहाँ पे पॉडकास्टिंग की बात की जा रही है। एक चीज़ क्या होती है कि आपने रेडियो सुना, एक चीज़ होती है आपने टीवी देखा, एक चीज़ होती है आपने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, एक चीज़ होती है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग में क्या है कि ऑडियो मीडियम है, आपने बगल में ऑडियो डिवाइस रख लिया, अब कोई वहां पे बोल रहा है, आपको कहानी सुना रहा है, कोई क्राइम स्टोरी सुना रहा है, ठीक ना, कोई आप कह लो आध्यात्म की बातें कर रहा है और आप उसको सुन रहे हो, इसको बोलते हो पॉडकास्टिंग। तो ये पॉडकास्टिंग धीरे धीरे इंडिया के अंदर बढ़ रही है, यूएस के अंदर तो बढ़ी है, इसका पोटेंशियल बढ़ा है। ये कैसे अलग है नॉर्मली टिकटॉक और यूट्यूब वीडियो से, इसके बारे में बात करेंगे। फिर स्लेज हैमर स्टाइल, ये जो पीएफआई के कैडर्स को बैन किया है केंद्र की सरकार ने, इसको स्लेज हैमर स्टाइल बोला जा रहा है, इसको देखेंगे। और एक और आर्टिकल है इवॉल्विंग चेयर। तो ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करता है। चलिए, सॉलिसिटेशन। सॉलिसिटेशन मतलब द एक्ट ऑफ सॉलिसिटिंग। सॉलिसिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी से कुछ मांगना, कोई चीज मांगना, कोई फेवर मांगना, और हो सकता है उसके बदले आप कुछ दे भी रहे हो, तो इसको आप बोलते हो सॉलिसिटेशन। द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर और ट्राइंग टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन, इसको आप क्या बोलते हो, सॉलिसिटेशन। ठीक है ना। तो फंड्स का सॉलिसिटेशन हो सकता है, फेवर का सॉलिसिटेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी का सॉलिसिटेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। कभी कभी प्रोस्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में भी सॉलिसिटेशन को इन्वोक किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वुमन अरेस्टेड फॉर सॉलिसिटेशन, तो इसमें आप कह सकते हो कि वुमन प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, अपनी सर्विसेज को बेच रही थी, पैसे मांग रही थी, तो ये भी आप कह सकते हो एक वन सॉर्ट ऑफ सॉलिसिटेशन है।
चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी इश्यूज विद वुमेन एंड रेमेडीज। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, द लॉ शुड नॉट डिसाइड द बेनिफिशरीज ऑफ अ स्टैट्यूट बेस्ड ऑन नैरो पेट्रियार्कल प्रिंसिपल्स अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स परमिसिबल सेक्स। मतलब ओवरऑल जो कानून है वो कानून ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी एक पर्टिकुलर लॉ के कौन कौन बेनिफिशरीज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है, इट इंक्लूड्स द राइट टू एक्सेस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब कि एक बच्चे को पैदा करने का जो अधिकार होता है, उसमें ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी का अधिकार, कॉन्ट्रासेप्शन कि हाँ भाई सेक्सुअल एक्टिविटीज से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब ओवरऑल एक औरत शादी करने के साथ बच्चा पैदा कर रही है, उसके बिना बच्चा पैदा कर रही है, कॉन्ट्रासेप्शन को पूरी तरीके से यूज करना, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सब एक औरत का राइट है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और आप ये नहीं बोल सकते, मॉरली क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी औरत को कि हाँ भाई आप अनमैरिड हो तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अनमैरिड और सिंगल वुमेन है जो कि 20 से 24 हफ्ते के बीच में प्रेग्नेंट है, वो भी सेफ और लीगल अबॉर्शन को एक्सेस कर सकती है। उनके अनमैरिड होने के आधार पर उनसे अबॉर्शन राइट्स नहीं छीने जा सकते, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। देखिए सबसे पहले आए थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, फिर इसके अंदर के रूल्स आए 2003 में। इन रूल्स ने क्या बोला कि अनमैरिड वुमेन अबॉर्शन कंडक्ट नहीं कर सकती, उनका हस्बैंड आना चाहिए साथ में अबॉर्शन कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर अगर ओवरऑल हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है तो उसके घर वाले। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2021 में जब पार्लियामेंट ने नया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 अमेंडमेंट लेके आए, तब यह बोला गया कि 20 हफ्ते तक की वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अगर अबॉर्शन करवाती तो उसका पार्टनर आ सकता है, पार्टनर बॉयफ्रेंड हो सकता है, ओवरऑल लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैरिड हो। लेकिन 20 से 24 हफ्तों के बीच में अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है और वो मैरिड नहीं है, तो कई बार क्या हुआ कि हाई कोर्ट में क्वेश्चन उठा दिया गया कि यू आर नॉट मैरिड या फिर आपके पार्टनर कहां हैं। तो इस बात को लेके बहुत सारे जो आप कह लो एनजीओज हैं और जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत से केसेस फाइल हुए कि भाई आप ये किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हो 20 से 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट वुमेन पे कि उसका पार्टनर कहां है या मैरिड पार्टनर कहां है, ये आप नहीं पूछ सकते। एक वुमेन अगर अबॉर्शन कराने आ रही है, चाहे वो मैरिड वुमेन हो चाहे वो अनमैरिड सिंगल वुमेन हो, दोनों के सामने सेम प्रॉब्लम्स हैं, दोनों को फीटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी के समय पे उसने वायलेंस झेला हो सकता है उसके पास कोई नौकरी ना हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने या उसके लिव इन पार्टनर ने फोर्सफुली उसके साथ सेक्स किया और वो प्रेग्नेंट हो गई हो। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं एक सिंगल प्रेग्नेंट वुमेन को, वो एक मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन को भी झेलनी पड़ सकती है। मतलब एक मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन की प्रॉब्लम और एक अनमैरिड सिंगल प्रेग्नेंट वुमेन की प्रॉब्लम ये बराबर हो सकती है। तो आप अनमैरिड सिंगल वुमेन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि तुम्हारी गलती है, तुम मॉरली इनकरेक्ट हो, तुमने शादी नहीं की, ये पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। तो ये यहां पे बोल रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया था तो उस समय पे अनसेफ अबॉर्शन के मिनट्स को आइडेंटिफाई किया था हमारी पार्लियामेंट ने। इंडिया के अंदर हर दिन 8 वुमेन मरती हैं अनसेफ अबॉर्शन की वजह से। 2007 से लेकर 2011 के बीच में जो 67% अबॉर्शन कंडक्ट किए गए वो अनसेफ थे। तो अनसेफ अबॉर्शन में एक लेडी के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में अगर अनमैरिड वुमेन के ऊपर आप किसी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे और वो टर्म्स एंड कंडीशंस एथिकल और मॉरल कंडीशंस है, तो उस केस में वो वुमेन मजबूर हो जाएगी अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ओवरऑल इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके ऊपर अलग से भी विनी सर ने एक वीडियो बनाई है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस मैरिटल रैप इन अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, ऑल वुमेन मैरिड और अनमैरिड एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। ये वीडियो आपको पर्टिकुलर जो वीडियो कॉलम है मेरे चैनल का उसमें मिल जाएंगी, पिछले 1-2 दिन में ही अपलोड हुई, कल अपलोड हुई है शायद, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन विनी सर ने यहाँ पे डिस्कस की है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। जीएस पेपर 2 जुडिशरी इश्यूज विद वुमेन एंड रेमेडीज, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक फॉर्म ऑफ रेप। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला गया कि भाई अगर एक मैन ने अपनी वाइफ का सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो उसको आप रेप बोलोगे। समझ गए? अभी तक क्या था कि मैरिटल रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन लॉ। इंडियन पीनल कोड में अगर आप सेक्शन 375 देखते हो
और सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड का एक्सेप्शन 2 देखते हो तो उसमें यह बोला गया है कि एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली सेक्स करता है तो उसे मैरिटल रेप नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली में इंडिया के अंदर क्या है, एक मैरिड मैन और वुमेन है, उस केस में पहली बात तो इस अननोन है, तो वहां पे लड़के ने लड़की के साथ रेप किया तो उसके लॉ स्ट्रिक्ट है। बट एक फैमिली के अंदर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को फोर्स किया कि नहीं किया, या वाइफ इस पर्टिकुलर लॉ का गलत प्रकार से इस्तेमाल ना करे, तो कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मैरिटल रेप को ओवरऑल रेप की कैटेगरी में लेके नहीं आता है। लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने बोल दिया कि नहीं भाई, अगर शादी के भी अंदर एक हस्बैंड अपने आप को अपनी वाइफ के ऊपर फोर्स करता है तो उस केस में उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, अ वुमन में बिकम प्रेग्नेंट एज द रिजल्ट ऑफ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म्ड अपॉन हर बाय हर हस्बैंड। We would be remiss in not recognizing that intimate partner violence is a reality and can take form of rape। मतलब क्लियर कट यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि भाई अगर एक हस्बैंड अपने आप को अपनी वाइफ के ऊपर फोर्स करता है तो उसे भी हम रेप की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ये बोल देना कि सेक्स के लिए और रेप के लिए केवल स्ट्रेंजर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत डीपली रिग्रेटेबल फैक्ट है। और अगर मैरिटल रेप से अलग रेप भी देखो तो उसमें भी ज्यादातर जो रेप्स होते हैं और यहाँ पे ज्यादातर जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो कोई नॉन पर्सन ही कंडक्ट करता है। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या बोला, जेंडर एंड सेक्स बेस्ड वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फैमिली हैज लॉन्ग फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्कोर्स ऑफ वुमेन। बहुत सारी वुमेन को जबरदस्ती फोर्सफुल सेक्स को झेलना पड़ता है, इसलिए जो मैरिटल असॉल्ट है ये वायलेंस की कैटेगरी में काउंट होगा। और अगर ओवरऑल एक वुमेन रिपोर्ट करती है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब इसको प्रोसिक्यूट कैसे किया जाएगा, जस्टिफाई कैसे किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, ये आगे की बात है। लेकिन समझिए यहां पे एक व्यू पॉइंट दिया है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड को नल एंड वॉइड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच के सामने ये पिटीशन आ रखी है कि क्या एक्सेप्शन 2 ऑफ द सेक्शन 375 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको अभी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑलरेडी इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच केस को कंसीडर कर रही है। तो हम यहां पे फाइनल जजमेंट नहीं सुना रहे हैं, हम तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 को इन्फर करते हुए यह बता रहे हैं कि ओवरऑल एक मैरिड वुमेन को भी फोर्सफुली अपने हस्बैंड से सेक्स झेलना पड़ सकता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो ऐसे केस में उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। लेकिन मैरिटल रेप को ना आइडेंटिफाई करने वाला ये जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 आईपीसी का, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको डिसाइड करने के लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी हुई है। वो बेंच जब डिसीजन देगी वही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की लेड इस बेंच ने अगर अपना व्यू पॉइंट दे दिया है कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट करता है तो उस केस में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप हो गया। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ओपनली बोल रही है कि भाई मैरिटल रेप एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियस ही बात है अगली बेंच जो डिसीजन देगी वो डिसीजन कहीं ना कहीं मैरिटल रेप के फेवर में ही जाने वाला है, ऐसा लगता है। इनफैक्ट ओपनली इस बेंच ने यह तक बोल दिया कि एक्सेप्शन 2 तो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड ये लीगल फिक्शन है। तो लीगल फिक्शन बोल दिया बट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया। स्ट्राइक डाउन इसलिए नहीं किया, ऑब्वियसली बात है एक केस इसको लेके अभी और चल रहा है, तो यहीं पे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा तो फिर दूसरा वाला बेंच करेगा क्या। चलिए अगला, जीएस पेपर 2 जुडिशरी इश्यूज रिलेटेड विद वुमेन एंड रेमेडीज। डॉक्टर्स नीड नॉट रिपोर्ट आइडेंटिटी ऑफ माइनर सीकिंग अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है, देखिए पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 क्लॉज 1 अगर आप पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मान लो कोई एक माइनर 18 साल से कम की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ आती है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, आरएमपी के पास अपना अबॉर्शन करवाने के लिए, तो उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लॉ के हिसाब से इस पर्टिकुलर अबॉर्शन को रिपोर्ट करना है पुलिस को, ठीक है। तो पुलिस के पास इसकी एक रिपोर्ट जाएगी। अब क्या है कि आज की डेट में आप यंग बच्चे को ज़्यादा ही एक्टिव हो गए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे केसेस बहुत सुनने में मिलते हैं कि एक गर्ल 18 साल की उम्र से पहले प्रेग्नेंट हो गई। तो अब ऐसे केसेस में इंडिया एक सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है, तो जब माँ बाप को पता चलता है तो उनकी इज्जत के ऊपर बात आ जाती है। जब उनकी इज्जत के ऊपर बात आ जाती है तो वो बात को दबाना चाहते हैं, दूसरों के सामने लेके नहीं आना चाहते हैं। ये इंडिया अभी यूएस और यूके की कैटेगरी में नहीं आया है जहाँ पे बच्चों का अफेयर होना और उनका प्रेग्नेंट हो जाना बड़ी आम बात हो। इंडिया भी उस कैटेगरी में नहीं है।
तो उस केस में माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से अबॉर्शन करा के चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे केस में समझिए कि एक पेरेंट को अपनी माइनर का अबॉर्शन कराना हो और अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा तो सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस को रिपोर्ट करेगा। पुलिस के पास खबर आएगी तो बात लीक होने की चांस होगी, बात लीक होने की चांस होगी तो माँ बाप की इज्जत पे आएगी। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जो माइनर्स हैं और पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अनसेफ अबॉर्टिव प्रैक्टिसेस में एक्सपोज कर देते हैं। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ना जाके एक अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं जहां पे अनसेफ तरीके से इनका अबॉर्शन किया जाता है। और अनसेफ अबॉर्शन मतलब आप मौत को दावत दे रहे हो। तो उस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेक्शन 19(1) ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर जब भी इंफॉर्मेशन पुलिस को फॉरवर्ड करेगा, अगर वो माइनर उसके पेरेंट नहीं चाहते हैं इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो तो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना मैंडेटरी नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये यहां पे इसलिए कहा है क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जानते हैं कि प्रेशर के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि माँ बाप और उनके बच्चे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ना जाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो अगर माँ बाप और माइनर बच्चा नहीं चाहता है कि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाए तो उस केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मान लो अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने पुलिस को रिपोर्ट कर भी दिया है कि हाँ भाई कोई माइनर उसके गार्जियन आए थे और उन्होंने यहां पे आके अबॉर्शन कराया, तो भी इस पर्टिकुलर अबॉर्शन की न्यूज के रिस्पेक्ट में जो माइनर की डिटेल्स है वो पुलिस को बताना जरूरी नहीं है। समझिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पैरेलल केस में हो सकता है पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पुलिस हो सकता है उस डॉक्टर से पूछे कि भाई इस माइनर की डिटेल हमको बताओ। तो डॉक्टर डिटेल बताना मैंडेटरी नहीं है, डॉक्टर डिटेल बताने से साफ साफ मना कर सकता है। यह बोला यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके थ्रू एक रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और प्राइवेसी के राइट को असर्ट किया गया है। हमारे संविधान के अंदर अगर कोई एक लेडी, एक बच्ची 18 साल से कम की है तो आप बच्ची कह सकते हो, और 18 साल ज्यादा की है तो एक लेडी कह सकते हैं, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ओवरऑल उनको प्रोटेक्ट करने के प्रावधान होने चाहिए, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के प्रावधान होने चाहिए, और यही यहां पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड का आर्टिकल है। 1000 लेगेसी डंप साइट्स को ओवरऑल रेमेडिएशन किया जाएगा। 1000 लेगेसी डंप साइट्स, लेगेसी लैंडफिल साइट्स। लेगेसी समझते हो? अगर आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली शहर के बाहर आप जब जाओगे ना तो आपको इस तरीके के कूड़े के ढेर दिख जाएंगे। ऐसी इंडिया के अंदर 1000 लेगेसी साइट्स हैं जहां पे 12.8 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट पड़ा हुआ है। इसको साफ करना जरूरी है। इस तरीके की डंप साइट्स आपको ये जो सैक्रेड गेम्स करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सीरियल आया था इसके फर्स्ट पार्ट में भी नजर आई हैं। तो क्या होता है, किसी बैरन लैंड पे कचरा डाल दिया या फिर कहीं गड्ढा खोदा वहां पे कचरा डाल दिया, उसको लैंडफिल बोलते हैं। लेकिन लैंडफिल प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हुआ, हीप्स ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज यहां पे ऐसे बन गया। तो अब इस गार्बेज को रेमेडिएट करना है। रेमेडिएट करना है मतलब इसकी गंदगी को दूर करना है। तो इसके लिए सरकार यहां पे प्लान बना रही है। तो एक स्कीम है स्वच्छ शहर संवाद। तो स्वच्छ शहर संवाद और एक टेक एग्जीबिशन हुआ, और यहां पे हरदीप सिंह पुरी साहब जो कि हमारे यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने बोला कि हमारा टारगेट है लक्ष्य 0 डंप साइट चैलेंज। जितनी भी लेगेसी लैंडफिल्स है इंडिया में जहां पे 16 करोड़ मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट पड़ा हुआ है 15,000 एकड़ लैंड पे, इसको रेमेडिएट करना है, साफ करना है। इसके लिए यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने 8,000 करोड़ रुपया ग्रांट किया, जिसमें से 3,000 करोड़ सरकार उठाएगी, केंद्र की सरकार, और बाकी 5,000 करोड़ अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उठाएंगी, और 1,000 ऐसी साइट्स का रेमेडिएशन किया जाएगा। 4,372 अर्बन लोकल बॉडीज को इंडिया के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री बताया गया। वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया के अंदर 2014 में 18% थी, अब 73% पहुंच गई है। और अब हमारा टारगेट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर 100% रेमेडिएशन करना लेगेसी लैंडफिल्स का। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। लेट्स सी भारत सरकार कर पाती कि नहीं कर पाती, पर कम से कम एक शुरुआत तो हो गई इसके प्रति। अगर लेगेसी वेस्ट की बात की जाए तो बहुत प्रकार के वेस्ट आते हैं। बरीड वेस्ट, वो वेस्ट जो कि सॉइल और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है। कंटेमिनेटेड बिल्डिंग मटेरियल एंड स्ट्रक्चर वाला वेस्ट। बहुत सारा वेस्ट क्या होता है कि टैंक्स में, कैनिस्टर्स में, स्टेनलेस स्टील बिन्स में पैक करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार को वेस्ट को साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तरीका है बायोमाइनिंग मेथड। ये जो बायोमाइनिंग मेथड है इसको प्रपोज किया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इफेक्टिव डिस्पोजल कर सकता है लेगेसी वेस्ट का बायोमाइनिंग मेथड के थ्रू। बायोमाइनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके मेटल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम रॉ कोर्स और माइन वेस्ट, और बाकी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो अब यूनेस्को ने लिस्ट की है 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है ना। यहां पे आपको नजर आ रहा है हैंड एम्ब्रॉयड शॉल्स मेड बाय टोडा कम्युनिटी ऑफ द नीलगिरीज इन तमिलनाडु। तो क्या है, 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ द कंट्री, ये बेसिकली यूनेस्को ने यहां पे रिलीज किए। इसमें से टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुनगाड़ी ये तमिलनाडु से, हिमरू हैदराबाद से, बांधा टाई एंड डाई संबलपुर ओडिशा से, समझ गए। तो ये कुछ टेक्सटाइल्स हैं। यहां पे जो लिस्ट निकाली गई यूनेस्को के द्वारा, इसका टाइटल है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। तो बेसिकली इस लिस्ट में इंडियन टेक्सटाइल की हिस्ट्री, लेजेंड्स वगैरह लिखे हुए हैं, किस प्रकार से टेक्सटाइल बनाई जाती थी, इनके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्यों इन टेक्सटाइल्स की पॉपुलैरिटी गिर रही है, और कैसे इन टेक्सटाइल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, इसकी स्ट्रैटेजीज बताई हैं यूनेस्को ने। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन द साउथ एशिया, जिसको बचाने के लिए अक्सर कर यूनेस्को इस प्रकार की लिस्ट निकालता रहता है। यूनेस्को का बोलना है कि साउथ एशिया में जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसको बचाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेंट्री और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। प्रॉपर तरीके से जो भी इंडिया के अंदर कल्चरल हेरिटेज एग्जिस्ट करता है, हमने उसकी इन्वेंट्री नहीं बना रखी है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल नाम का ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको ईयर्स की रिसर्च के आधार पर पब्लिश किया गया और उसमें 50 सिलेक्टेड टेक्सटाइल को छापा गया है। क्या क्या आता है इसमें, तो नॉर्थ इंडिया में खेस फ्रॉम पानीपत, चंबा रुमाल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थिगमा और वूल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख, अवध जामदानी फ्रॉम वाराणसी। फिर साउथ से है इलकल एंड लंबाड़ी और बंजारा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटका, फिर सिकल नायक पेत कलमकारी फ्रॉम थांजावुर, फिर कुनबी वीव्स फ्रॉम गोवा, माशरू वीव्स एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरू फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गराद कोरियाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये सब 50 आइकॉनिक टेक्सटाइल में पहुंची। कुछ स्पेसिफिक टेक्सटाइल का नाम ले लिया। टोडा कैसी लगती है, टोडा कम्युनिटी ऑफ आप कह लो नीलगिरी हिल्स की कैसी लगती है एम्ब्रॉयडरी, ये तो यहाँ पे आपको इस फोटो में दिख ही रहा है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है यूनेस्को के हिसाब से, तो यूनेस्को के हिसाब से इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो प्रैक्टिसेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, नॉलेज हैं, स्किल्स हैं जो कि कम्युनिटीज ग्रुप्स रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। तो ओरल ट्रेडिशंस हो सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकती हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, रिचुअल फेस्टिवल इवेंट्स हो सकते हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर यूनिवर्स हो सकता है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप हो सकती है। ये सब कहीं ना कहीं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के पार्ट है। ओके, फिर आगे द कन्वेंशन ऑन द सेफ गार्डिंग ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको अडॉप्ट किया था यूनेस्को ने 2003 में और ये फोर्स में आया 2006 में। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन ऑन द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 24 मेंबर्स है। इनको जनरल असेंबली ऑफ द कन्वेंशन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और ओवरऑल जो मेंबरशिप है वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रोटेट करती रहती है। जो मेंबर्स हैं कमेटी के, इनका टेन्योर 4 साल का होता है और ये ओवरऑल समय समय पे दुनिया भर में जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज़, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी, एंश्योर इक्वल नेट प्राइवेसी फॉर इंडियंस एंड अदर्स। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया कंपनीज काम करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी भी बड़ी हो, उनको इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है जिस प्रकार से वो फॉरेन कस्टमर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करती हैं। तो आप कितनी भी बड़ी एमएनसी, यहाँ पे गूगल, फेसबुक, सबको मैसेज दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कि भाई इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो जिस प्रकार से फॉरेन कस्टमर्स के डाटा को सेफगार्ड करते हो, इंडियन सिटीजन्स के डाटा को भी तुम सेफगार्ड करोगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने बोला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया कि भारत सरकार जल्दी इसके ऊपर एक लॉ लाने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के एम जोसेफ साहब ने बोला, कब लाओगे लॉ? 6 साल हो चुके हैं इस केस को फाइल हुए। ये एक्चुअली में बात हो रही है 2016 की। 2016 में करमन्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी ने एक पिटीशन फाइल की थी व्हाट्सएप के अगेंस्ट। क्या किया था व्हाट्सएप ने कि ओवरऑल अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया था फेसबुक को। तो इस बात को लेके ये 2 लोग चले गए कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास, और बोले कि सर ये क्या हो रहा है, व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन अपने फेसबुक को ट्रांसफर कर रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इस ट्रांसफर को सही बोला, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में केस पिछले 5-6 साल से पेंडिंग है।
हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को डायरेक्शन दिए थे कि मान लो कोई व्हाट्सएप यूजर है, उसने 1 साल तक व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, कितने दिन तक व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, उस ड्यूरेशन में व्हाट्सएप के पास उस यूजर का जितना भी डाटा आया, अगर वो यूजर व्हाट्सएप छोड़ देता है, व्हाट्सएप डिलीट करता है, तो उस यूजर का डाटा भी व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप क्या करता है कि उस पर्टिकुलर यूजर के डाटा को अगर वो फेसबुक पे प्रेजेंट है तो वहां पे यूटिलाइज कर लेगा अपने एडवर्टीजमेंट पर्पसेस के लिए। देखिए, गूगल, फेसबुक, ये सारी कंपनीज यूजर्स के प्राइवेट डाटा को इस्तेमाल करती है। मैं गूगल पे जो भी सर्च कर रहा हूं, आप गूगल पे जो भी सर्च कर रहे हो, वो गूगल की एल्गोरिदम मॉनिटर कर रही है और उसके बेसिस पे हमें एड्स डिस्प्ले होते हैं और इसी से गूगल पैसा कमाता है। मेरी जो यूट्यूब वीडियोस चलती हैं उसके सामने एड्स आते होंगे, वो एड्स आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से आते हैं। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को फ्लाइट पकड़ने का ऐड आ रहा हो, उसने दिल्ली से मुंबई की कोई फ्लाइट सर्च मारी हो सकता है कि किसी को एक रेडियो खरीदने का ऐड आ रहा हो, किसी को माइक्रोफोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मैं माइक्रोफोन ढूंढ रहा था तो ऑटोमेटिकली गूगल के आप कह लो सर्च इंजन में मुझे माइक्रोफोन के सजेशंस आने लग गए। क्यों? क्योंकि मैं माइक्रोफोन पहले सर्च कर रहा था। तो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बोला है कि वी आर अलाइव टू द सिचुएशन। इसके रिस्पेक्ट में हम ऑलरेडी एक बिल बना रहे हैं, हम जल्दी इस बिल को सामने लेके आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि ठीक है, हम आपके बिल का इंतजार करते हैं, हम 17 जनवरी डेट देते हैं इस केस को अगली बार हियर करने की। तो केस की शुरुआत कैसे हुई, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला और फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केस आगे लिस्ट कर दिया। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को एनेक्स करने वाला कौन सा? लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन। मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक जाइंट वीडियो स्क्रीन पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और ये बोला जा रहा है डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन ये सब अब रशिया के हिस्से होने वाले हैं। ये प्रोविंसेस यूक्रेन की टेरिटरी का 15% है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन चारों टेरिटरीज को, पार्शियली ऑक्युपाइड रीजन्स को 4 अक्टूबर को रशिया में फॉर्मली मिला लिया जाएगा, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 70वें जन्मदिन से 3 दिन पहले। ठीक है ना। यहां पे ओवरऑल इन प्रोविंसेस में अभी रशियन इंस्टॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये बोल रहा है कि हम रशिया से मिलना चाहते हैं और यहां पे रेफरेंडम कंडक्ट किया जा रहा है। रशिया बोला रेफरेंडम हो चुका है। हालांकि जो लोग इन इलाकों से भाग के गए हैं, निकले हैं, उनका ये बोलना है कि भाई ओवरऑल गन पाउंड पे रेफरेंडम कराया जा रहा है, बैलेट बॉक्स घर से घर लेके जाए जा रहे हैं और उसके साथ एक रशियन आर्म्ड सोल्जर आ रहा है। तो अगर कोई घर वाला बोलता है कि नहीं मैं रेफरेंडम के अगेंस्ट वोट कर रहा हूं तो उसको ऑन द स्पॉट गोली मारने का डर है, तो ऑब्वियस सी बात है डर के लोग रशिया के फेवर में ही यहां पे वोट दे देंगे। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को शैम बोला गया। ठीक है ना। रशिया ने बोला है कि अपने आप में टर्नआउट ज्यादा है, बट एक्चुअली में ये पूरी एक्सरसाइज शैम बोली जा रही है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, एनेक्सेशन के लिए हमें सपोर्ट दीजिए। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, टर्की सबसे सपोर्ट मांगा गया है। यूक्रेन को जबरदस्त मिलिट्री हेल्प मिली है यूएसए से। तो भयंकर लड़ाई चल रही है, यूक्रेन तो पूरा ही लड़ने के मूड में। यूनाइटेड स्टेट्स $1.1 बिलियन का वेपन्स पैकेज दे चुका है यूक्रेन को अभी फिर से। 18 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, लॉन्चर्स हैं, एक्यूपाइंग म्यूनिशंस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और रडार सिस्टम्स है। अब तक जो यूएस ने सिक्योरिटी एड दी यूक्रेन को वो है $16.2 बिलियन की। और यूएस ने यह भी बोला है कि हम रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है कि हम रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे। और इन चारों प्रोविंसेस में खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क भयंकर लड़ाई चालू है। अभी भी कुछ इलाके, पूरा ज़ेपोरिजिया और डोनेट्स्क रशिया के हाथ में नहीं आया, इतना इलाका अभी भी पेंडिंग है बाकी लेना, जिसके लिए ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। हालांकि कुछ रिवर्सेस देखने को मिले हैं, यूक्रेन ने कुछ ग्राउंड यहां पे गेन किया। अब उसके बाद एक लफड़ा यहां पे और हो गया है। बाल्टिक सी के अंदर ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये यहां पे इसमें कुछ एक्सप्लोजन्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इल्जाम यूएस के ऊपर लगाया जा रहा है कि यूएस ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। बड़े स्केल पे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन रशिया से जर्मनी को इस गैस पहुंचाया करती थी। पोलैंड के एक मिनिस्टर ने बोल दिया कि अच्छा ही हुआ नॉर्ड स्ट्रीम 2 आपने तोड़ दी यूएसए को, ओवरऑल अब यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंस है और रशिया के ऊपर गैस को लेके ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं गैस की सप्लाईज को लेके यूरोपियन यूनियन थोड़ा चुप था। जर्मनी के लिए एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि जर्मनी डायरेक्टली इस पर्टिकुलर गैस को इंपोर्ट करता था। क्या यूएस ने इस पर्टिकुलर आप कह लो पाइपलाइन को तोड़ा है? क्योंकि अपने आप में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को तोड़ देना 1 और 2 को, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे बनी है, यहां से बड़ा ही सीरियस काउंटर अटैक लेके आ सकता है रशिया की तरफ से। रशिया कहीं आनन फानन में और एप्रिहेंसिव होके न्यूक्लियर वेपन्स को ना यूज कर दे, इसका भी यहां पे डर बना हुआ है। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस में बाल्टिक सी पे जो
गैस के फवारे निकल के आ रहे हैं, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस यूज लाइक नहीं बची, इनको तबाह कर दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक न्यूज़ हो सकती है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। अगली न्यूज़ ये है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस ने अनाउंस किया $810 मिलियन की फंडिंग पैसिफिक आइलैंड्स के लिए। तो पैसिफिक आइलैंड्स में $810 मिलियन इन्वेस्ट करेगा यूएस, जिसमें $600 मिलियन एक 10 ईयर पैकेज के फॉर्म में आएगा, जिससे ये जो पैसिफिक कंट्रीज के आसपास जो पानी गंदा हो रहा है इसको साफ किया जाएगा, ताकि टूना जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे डेवलप कर सके। फिर क्लाइमेट और डेवलपमेंटल एड भी दी जाएगी, और यूएस का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन पैसिफिक स्टेट्स में बढ़ाया जाएगा। ये जो 12 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट है, इनके साथ पर्सनल लेवल पे इंगेज करने की कोशिश करेगा यूएस। बहुत लंबे समय तक यूएस ने इन पैसिफिक आइलैंड्स को फॉर ग्रांटेड लिया है, प्रॉपर तरीके से इनके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन नहीं किया। लेकिन रिसेंटली जब सोलोमन आइलैंड्स ने एक बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया बीजिंग के साथ, तब यूएस का झक्का खुला, इनकी आंखें खुली और इनको लगा कि नहीं भाई, पैसिफिक आइलैंड्स के साथ तो इंगेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये चाइना वहां पे भी घुस के बैठ जाएगा। यहाँ बहुत सी कंट्री हैं, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, कुक आइलैंड, टोंगा, फिजी, तुवालू, वनाउटू, न्यू सेलेडोनिया, सोलोमन आइलैंड्स, नौरू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स। तो ओवरऑल ये सारे स्टेट्स हैं, 12 स्टेट्स के साथ यहाँ पे यूएस इंगेज कर रहा है। सोलोमन आइलैंड्स ऑलरेडी मंडौली कर चुका है चाइना के साथ, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही किसको, यूएस को। मैं आपको एक और बात बता दूं, सोलोमन आइलैंड के जो आप कह लो प्राइम मिनिस्टर है ना, मनासावे सोगारे, इनका ये बोलना है कि भाई यूएस का इस प्रकार से यहाँ पे इंगेज करना, इंटरफेयर करना सही नहीं है, क्योंकि यूएस अगर इतने बड़े स्केल पे पैसिफिक आइलैंड में आएगा तो एक मेजर पावर गेम शुरू हो जाएगा, चाइना वर्सेस यूएसए होना शुरू हो जाएगा। हालांकि मनासावे सोगावारे बहुत हद तक प्रो चाइना टिल्ट कर चुके हैं, उनकी एग्जिस्टेंस चाइना की मदद पे टिकी हुई है, तो वो बिल्कुल प्रो चाइना हो चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे यूएस यहाँ पे आए। लेकिन बाकी कंट्रीज चाहती हैं, कि यूएस यहां पे आए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कुक आइलैंड्स और न्यू को रिकॉग्निशन दिया है। ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी हैं, इनकी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को देखता है न्यूजीलैंड। तो कुक आइलैंड और न्यू, जहां पे 20,000 से कम लोग रहते हैं, उनके इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है, यहां पे यूएस डायरेक्टली इंगेज कर रहा है। फिर यूएस अपनी एम्बेसी को टोंगा और किरिबाती में फिर से खोलेगा। यूएस अपनी एम्बेसी को सोलोमन आइलैंड्स में रिस्टोर करने की बात कर रहा है। फिर ओवरऑल काफी पैसा भी जाएगा यूएस के आने से। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक पैसिफिक रीजनल मिशन खोलेगा फिजी में सितंबर 2023 तक। यूएस के पीस कॉर्प्स वॉलंटियर्स फिजी, टोंगा, समोआ, वनूटू में वापस जाएंगे। अगर सोलोमन आइलैंड से बात बन जाती है तो वहां पे भी वापस जाएंगे। तो ओवरऑल पैसिफिक स्टेट्स, ये पैसिफिक छोटे छोटे आइलैंड्स में भी एक पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है यूएस और चाइना के बीच में। यूएस पहले इस रीजन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से चाइना इस रीजन में एक्टिवली आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का, तो यूएस भी अपनी प्रेजेंस को इस पर्टिकुलर इलाके में बढ़ा रहा है। कहा जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। वीडियो को अगर अब तक लाइक और शेयर नहीं किया कर दीजिएगा दोस्तों, याद दिलाना पड़ता है, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। पहली न्यूज, आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन इट एक्ट। देखिए क्या जबरदस्त फ्लड्स आए थे बेंगलुरु के अंदर, लोग अपने घरों को साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। पानी रिसीड कर चुका है, तो घर के अंदर रोड्स पे जो सिल्ट मलबा जमा हो गया था रिसीडिंग वाटर के बाद, उसको साफ किया जा रहा था। गंदगी है हवा के अंदर, एक मुश्किल समय था, और आगे आने वाले समय में ये और मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पर ईयर बेंगलुरु में बारिश होती है 650 mm की, पर आगे कहा जा रहा है कि आगे ऑन एन एवरेज पर mm बेंगलुरु में बारिश होगी 1000 mm की। तो अगर 1000 mm की बारिश होती है तो इस प्रकार के फ्लड्स रिकरेंटली आ सकते हैं बेंगलुरु के अंदर। अब जब हद से ज्यादा बेंगलुरु के अंदर फ्लड्स थे, तो उस समय पे ओवरऑल वहां पे डिसीजन लिया गया कि जो अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट्स इनको हटा देंगे। लेकिन जैसे ही ये फ्लड रिसीड कर रहा है, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट को हटाया नहीं जा रहा, ड्रेन्स को जैसे तैसी जगह बने। देखिए क्या है, चेन्नई में भी चीज हमने सुनी, बेंगलुरु में भी यही चीज है। आप अनसाइंटिफिक तरीके से जब कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो पानी के फ्लो को आप ब्रीच कर देते हो, वायलेट कर देते हो। पानी के फ्लो के रास्ते में आप बिल्डिंग लगा देते हो, तो पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब मान लीजिए एक बड़ा शहर है, इस बड़े शहर के अंदर खाली जगह है, पानी नीचे बारिश से गिरा तो बाहर छोटे छोटे रास्तों से निकल जाएगा। लेकिन इन छोटे छोटे रास्तों के बीच में आपने बड़ी बड़ी अगर जमीनें बना दी हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं, तो निकलने का रास्ता बहुत कम हो जाएगा। तो पानी यहीं भरता रहेगा तो वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हो रहा है चेन्नई में 2013 में, यही हुआ अभी पिछले साल भी चेन्नई में भी हो रहा था, यही हुआ है बेंगलुरु में। तो हमें ड्रेनेज स्ट्रीम्स को डेवलप करने की जरूरत है, अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट्स को हटाने की जरूरत है। बट ये अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट्स हटने वाले नहीं है। अब कौन वजह है इन अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट्स की? तो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इल्जाम लगाते हैं। कोई
ब्लेम करता है बिल्डिंग माफिया को, कोई ब्लेम करता है माइग्रेंट्स को कि भाई बाहर से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं बेंगलुरु के अंदर, तो हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ गया है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। कोई बिल्डिंग माफिया पे इल्जाम लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर इसको हम ध्यान नहीं दे रहे, वो है करप्शन। हर कोई करप्शन को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन एट द एंड हम करप्शन के सामने सबमिट कर जाते हैं, क्योंकि करप्शन में हम बड़े आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नियम कानूनों को वायलेट कर देते हैं। देखिए क्या है, जब भी लैंड के नियम कानूनों की बात होती है तो लैंड के नियम कानून इतने ज़्यादा ट्रिकी, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतने ज़्यादा लेबर इंथिन होते हैं ना कि उनको एक्चुअली में फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन नियम कानूनों को अवॉइड करने के लिए, स्किप करने के लिए जो सबसे अच्छी मेथोडोलॉजी नज़र आती है वो होती है करप्शन। क्योंकि करप्शन एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स वो भी खुश, जो करप्ट बिल्डर्स हैं वो भी खुश, बीच के कुछ ओवरऑल सप्लाई चेन के लोग हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, वो भी खुश। और ये करप्शन की मेथोडोलॉजी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को एक रास्ता दिखा देती है कि हाँ भाई तुम ये लफड़ेबाजी यहां पे नीचे कर सकते हो। प्लस आज के करप्ट सिस्टम में जो लीगल, हमारी जो नैरो लीगल डेफिनेशन है ना करप्शन की, ये ओवरऑल परमिशन देती है कि करप्शन थ्राइव करे। पब्लिक सर्वेंट्स भी करप्शन में इन्वॉल्व है, इसको एक्ट ऑफ करप्शन है। अब ओवरऑल इस एक्ट ऑफ करप्शन को जो लोग हैं, जो बिल्डर एजेंट्स है, जो बिल्डिंग माफिया है, ये सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है और ओवरऑल सबका चक्का चल रहा है। अब क्या होता है कि जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बनवाता है, उसके में कोई कॉमर्शियल एंटरप्राइज होता है तो उसके इकोनॉमिक फायदे भी होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो हम भूल जाते हैं। और उसके चलते ओवरऑल जब ये फ्लड्स वगैरह जैसी चीज़ें आती हैं तो हम ये ढूंढने बैठते हैं कि यार हमसे क्या गलती हो गई। ठीक है ना, गलती हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर उस गलती को पीछे जा पाना, अंडू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी को किस प्रकार से चला सकते हैं? तो इसके लिए पहले तो बताया गया कि समय समय पर रेगुलर असेसमेंट और इवैल्यूएशन करिए ऑनगोइंग एंटी करप्शन मेजर्स का। ठीक है ना, न्यू करप्शन अपॉर्चुनिटीज को रेड फ्लैग करिए, किसी भी प्रकार के पुराने और नए करप्शन को आगे आने से रोकिए। ठीक है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना जरूरी है। पुराने करप्शन के ढर्रे पे चलना गलत है, लेकिन अब इसके लिए पब्लिक सर्वेंट्स को ईमानदार बनना पड़ेगा और सब ईमानदार है नहीं, आप भी जानते हो। दूसरा, एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का जेन्युइन रिजीम होना चाहिए। अगर कोई विसल ब्लोअर नागरिक सामने आके किसी करप्शन को पॉइंट आउट हो रहा है तो करप्शन करने वाला उसको टारगेट ना कर सके, इस बात को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे कोई ऑनेस्ट सिटीजन हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजेस हो, अगर वो ग्राउंड लेवल पे करप्शन को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अक्सर कर हमें सुनने में आता है कि जो लोग विसल ब्लोअर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, उनको असैसिनेट एक्चुअली में करवा दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। ये सब चीजें देखिए होनी नहीं चाहिए। तीसरा, एक कॉन्शियस मूव होना चाहिए टुवर्ड्स प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर। साइंस की एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, रिलीजन के इन्वॉल्वमेंट को कम करना है, साइंटिफिक वे से सोचना है और एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना। अब देखिए अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कर रखी हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। फिर आगे आ जाते हैं, इंडिया नीड्स अ कंप्लीटली पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सिस्टम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया के अंदर डर्थ है स्पेशलिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की। किस चीज के रिस्पेक्ट में? कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के समय पे ही कुछ बच्चों को अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स हैं तो उसको आप कह सकते हो कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज। ओके, किसी भी माँ बाप के लिए सुनना कि उनके बच्चे को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही धक्के वाला हो सकता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से 28% कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब बच्चे के जन्म के समय पे जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उसमें 28% डिफेक्ट तो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। और इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे मरते हैं 6 से 10% कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से मरते हैं। तो भाई देखिए, पीडियाट्रिशियंस का बोलना है कि ये जो 6 से 10% बच्चे मर रहे हैं इंडिया के अंदर, इन्फेंट डेथ जो हो रही है हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से, इनमें से 75% बच्चों को सेव किया जा सकता है और उनको नॉर्मल लाइफ दी सकती है अगर समय पे मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाए। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन चिल्ड्रन को लेके इंडिया के अंदर कोई एक नेशनल पॉलिसी है ही नहीं। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो एम्बिट ऑफ ट्रीटमेंट से बाहर हैं। अगर आप देखो तो इस समय पे 1 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं हर साल जो कि उन बच्चों की लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं जो सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी एक बच्चा पैदा हुआ, मान लो उसको कोई हार्ट डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। अभी सर्जरी के लिए यहाँ पे वेटिंग टाइम है, तुरंत टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि हमारे देश में उतनी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट को सर्जरी ट्रीट करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी ही कम है। अगर आप देखो तो पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया के हिसाब से कॉन्जेनिटल कार्डियक एनोमलीज हर 100 लाइव बर्थ में एक है। हर साल 2 लाख बच्चे जन्म करते हैं कार्डियक हार्ट डिफेक्ट्स के साथ, लेकिन इन 2 लाख में से केवल 15,000 लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। 1,85,000 को तो ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है। समझ गया बात को। फिर अगर आप देखो एटलीस्ट 30% ऑफ द इन्फेंट्स हु हैव कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट्स रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। जो बच्चे पैदा हुए हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के साथ, उनमें से कम 30% अच्छे हैं, ऐसे हैं जिनके कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट्स हैं और अगर उनको 1 साल भी जिंदा रखना है तो सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि केवल 2,500 ऑपरेशन ही 1 साल में किए जा सकते हैं। हमारे पास इतनी ही कैपेबिलिटी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करो तो वर्ल्ड ऑफ द क्लास हेल्थ फैसिलिटीज यहां पे अवेलेबल है, लेकिन वेट लिस्ट 2026 तक की है। कार्डियक सर्जरी के लिए एम्स में 2026 तक की वेटिंग लगी हुई है। और जो बच्चे कार्डियक हेल्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं उनको इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए बचने के लिए। एक रिटायर्ड हेल्थ ब्यूरोक्रेट ने यह बोला कि ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ केयर में बहुत ही कम इंप्रूवमेंट देखने को मिला और नेग्लेक्ट ज्यादा है। और कॉम्प्रिहेंसिव पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी केयर सर्विस इंडिया में इकोनॉमिकली अनवायबल मानी जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर इस सर्विस को प्रोवाइड करे तो पैसा बहुत ज्यादा मांगेगी और पैसा है नहीं। इंडिया के अंदर केवल 22 हॉस्पिटल्स हैं और 50 से कम सेंटर्स हैं जो नियोनेटल कार्डियक सर्विसेज देते हैं। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका बहुत अलग है। साउथ इंडिया में आपको ज्यादा मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं। साउथ इंडिया में 70% कार्डियोलॉजी की आप कह लो हेल्थ सेंटर है नियोनेटल कार्डियक सर्विसेज के लिए, जबकि नॉर्थ इंडिया में केवल 30%। जबकि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की आबादी साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा है। नियोनेटल कार्डियक सर्जरी को सॉल्व करने के लिए केरला के अंदर 8 सेंटर है, जबकि केरला में हर साल 4.5 लाख बच्चे जन्म करते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में हर साल 48 लाख और 27 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन यहां पे एक भी नियोनेटल कार्डियक सेंटर नहीं है। तो ज्योग्राफिकल इनइक्वलिटी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। केरला में जहां केवल 4.5 लाख बच्चे साल के पैदा हो रहे हैं वहां पे 8 नियोनेटल कार्डियक सेंटर, और उत्तर प्रदेश जहां पे 48 लाख, बिहार जहां 27 लाख, वहां एक भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कोई बच्चा अगर कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुआ है, आप कह लो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो ओवरऑल अगर उसके माँ बाप गरीब हैं और उनको जाके एम्स दिल्ली में दिखाना है तो उनको इतना खर्चा और इतनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस आ जाएगी कि एक बार के लिए बहुत सारे लोग पैसों के चलते सोचेंगे कि यार छोड़ो, नहीं जाते हैं। इंडिया के अंदर 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 140 करोड़ की आबादी, लेकिन केवल 250 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है 1:50 लाख, 1:half करोड़। हर 50 लाख की आबादी पर केवल एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का हार्ट डॉक्टर। एनल्स पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जर्नल के हिसाब से यूएस के अंदर 2,966 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट थे 2019 में, जो कि यूएस की 29,196 की पॉपुलेशन पे एक कार्डियोलॉजिस्ट। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, यहाँ का सीएचडी बर्डन बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं। दिल्ली के 38 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केवल 4 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जयपुर, रायपुर, कोयंबटूर, मदुरई, भुवनेश्वर, पलवल, इंदौर, ये थोड़ा बहुत पीडियाट्रिक कार्डियक केयर में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो गरीब लोग तो भूल ही जाएं कि वो इस प्रकार की कोई सर्विस ले सकते हैं। तो इंडिया के अंदर एक तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन कम है, और सिंपल इकोनॉमिक्स का नियम है, अगर सप्लाई कम है तो चीज़ के दाम ज़्यादा होंगे और डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस शूट कर जाएंगे। तो जो अमीर आदमी है, जो वेल टू डू आदमी है, वो तो अपने बच्चे का इलाज करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी नहीं करा पाएगा, क्योंकि गरीब आदमी जाएगा एम्स में, और एम्स में 2026 तक की चल रही है वेटिंग। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ओवरऑल जनरल, अच्छा एक और रीजन बताया जा रहा है, जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसको सीएचडी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं चल पाता है कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो जब माँ बाप को पता ही नहीं चल पाता इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू होता है। समझ गए? ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए माँ बाप को पता चलना जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एंटीनेटल चेक्स। चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में काम करता है, जलंधर पंजाब और दिल्ली में काम करता है, अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन फॉर सीएचडी के लिए। ये फीटल एकोकार्डियोग्राफी की बात करता है। जब बच्चा माँ के पेट में, उस समय पे कार्डियोग्राफी करके ये पता किया जा सकता है कि क्या बच्चे को इस प्रकार की कोई हार्ट प्रॉब्लम है।
तो नियोनेटल केयर और मैनेजमेंट के अंदर क्रिटिकल एनोमलीज को पहले आइडेंटिफाई करना, बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस चीज को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पहले आप ये तो पता करो कि आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बाद में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए कुछ राज्यों ने बड़े अच्छे प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि केरला ने हृदयम नाम का प्रोग्राम चला रखा है फॉर अर्ली डिटेक्शन मैनेजमेंट एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद CHD। तमिलनाडु ने चीफ मिनिस्टर कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रखा है फ्री स्पेशलाइज्ड सर्जरीज के लिए। फिर इंडिया के अंदर जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है आयुष्मान भारत, ये भी 10 करोड़ पुअर फैमिलीज की मदद करेगी। लेकिन ये स्कीम भी कुछ पर्टिकुलर देश के जगहों पे ही चालू हुई, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बाकी जगहों पे उतनी स्पीड पे शुरू ही नहीं हो पाई है। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जानी। अभी एक और वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को निकल गया। इंडिया के बहुत से बच्चों को मदद की जरूरत है, बट हम उस लेवल पे मदद कर नहीं पा रहे, तो हमें तेजी से यहाँ पे एक्ट करने की जरूरत है। फिर भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 20 सितंबर को यूएस के अंदर 41 साल का अदनान सैयद बाल्टीमोर कोर्ट से अपने कन्विक्शन के बाद बाहर निकल आया। इसके ऊपर इल्जाम लगाया था हाई ली मिन की मौत का। हाई ली मिन की मौत के इल्जाम में 23 साल तक ही जेल में बंद रहा और अब फाइनली ये ओवरऑल जेल से बाहर आ गया। रॉन्गफुल इनकार्सरेशन, 23 साल तक गलत कॉज की वजह से अदनान सैयद को जेल में रखा गया। अब अदनान सैयद के अगेंस्ट जो कन्विक्शन था, जो प्रोसिक्यूशन था, उसके अंदर फ्लॉज कहां से पॉइंट आउट किए गए। तो सीरियल नाम का एक पॉडकास्ट चलता है यूएस में, इसकी जर्नलिस्ट सारा कोनिंग ने 2014 से लेकर 2016 के बीच में 12 ऑडियो एपिसोड्स निकाले, जिसमें ओवरऑल जो भी प्रोसिक्यूशन केस चल रहा था अदनान सैयद के अगेंस्ट, उसकी एनोमलीज को पॉइंट आउट किया गया, उसको पढ़ा गया। इस पर्टिकुलर एपिसोड्स को 34 करोड़ लोगों ने सुना। यह कह सकते हो एक प्रकार का क्राइम पॉडकास्ट था यूएस में। उस पॉडकास्ट के आधार पर यूएस के लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, इसके बेसिस पे केस को और परस्यू किया गया और अदनान सैयद निर्दोष पाए गए। तो इससे बताया क्या जा रहा है? इससे यह बताया जा रहा है पॉडकास्ट का पोटेंशियल। पॉडकास्ट में जबरदस्त पोटेंशियल, जिस तरह से टिकटॉक, यूट्यूब, टेलीविजन, रेडियो में पोटेंशियल, उसी प्रकार से पॉडकास्ट में पोटेंशियल है। तो इस पॉडकास्ट की पोटेंशियल की बात हो रही है। अगर पॉडकास्ट में एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो यूएस में 2015 में पॉडकास्ट का एडवर्टाइजमेंट मार्केट था $105 मिलियन का, जो कि 2021 में $1.4 बिलियन पे आ चुका है। पॉडकास्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पॉडकास्ट की व्यूअरशिप भी तेजी से बढ़ रही है। ये अलग बात है कि टिकटॉक और यूट्यूब जितना आगे नहीं है। टिकटॉक में छोटी छोटी वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पॉडकास्ट इतना पॉपुलर नहीं, इसकी कुछ वजह है, क्योंकि पॉडकास्ट लंबे होते हैं, कहानी बड़ी होती है। यूट्यूब की वीडियोस 5-6 मिनट की ज्यादातर व्यूअरशिप की होती हैं। टिकटॉक में तो 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो होती है। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बहुत कम की वीडियोस होती हैं। तो कम वीडियोस को लोग ज्यादा देख लेते हैं, व्यूअरशिप बढ़ जाती है। पॉडकास्ट जनरली 25 से 60 मिनट का होता है। तो जो केवल सीरियस लिसनर्स होते हैं, जो एक्चुअली में एक टॉपिक को एक साथ इंगेज करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, वो टॉपिक किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न क्राइम, कोई स्टोरी है, लव, मतलब कोई रोमांटिक एंगल चल रहा है, उसको सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार का पॉडकास्ट हो सकता है। तो ये पॉडकास्ट जर्नलिस्टिक फील्ड में एक नए इनोवेशन की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट में स्टोरी टेलिंग, इनोवेटिव और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप एक यूजर का अटेंशन बिल्कुल अपनी तरफ खींच के रखते हो। समझ गया? तो पॉडकास्ट के पोटेंशियल को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। कुछ बातें याद रखिएगा। पॉडकास्ट का एडवर्टीजमेंट मार्केट यूएस में 2015 में $105 बिलियन पे था, 2021 में $1.4 बिलियन पे आ चुका है। इसी पॉडकास्टिंग के थ्रू यूएस के अंदर 41 साल के अदनान सैयद को 23 साल की जेल के बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि 2014 से 16 में कुछ पॉडकास्टिंग एपिसोड के बेसिस पे इनके अगेंस्ट जो कन्विक्शन केस था वो कमजोर पड़ गया। मतलब पॉडकास्ट के आप कह लो पोटेंशियल की बात की जा रही है। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी पॉडकास्ट का पोटेंशियल बढ़ रहा है। इंडिया में भी एक्टिव मंथली पॉडकास्ट यूजर्स 95 मिलियन है, 9 करोड़ 50 लाख। केवल यूएस और चाइना हमसे आगे है पॉडकास्ट यूजर्स में, हम तीसरे नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। समझ गए भाई? तो ये ओवरऑल पॉडकास्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल था। फिर एक स्लेज हैमर टाइप आर्टिकल है। बेसिकली पीएफआई कैडर गलत कर रहा है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पीएफआई के कैडर्स को बैन किया है ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से चीज़ों को बैन करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करोगे, जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं वो नाराज़ होंगे। अभी भी माइनॉरिटी वोटर्स इस प्रकार की कम्युनल पार्टीज को वोट नहीं देते। पीएफआई से जो एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन था एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी को मुस्लिम वोट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स भी जानते हैं कि सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देने में फायदा है, वो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे कुछ कर पाएंगे। लेकिन 27 सितंबर को जो एमएचए ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया पीएफआई को, ये बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि सरकार लोगों को भरोसा दिलाए, खासकर माइनॉरिटीज को भरोसा दिलाए कि ये स्टेप उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, इससे माइनॉरिटी यूथ को टारगेट नहीं किया जाएगा।
ऑथर बोल रहा है कि एक्चुअली में सरकार को केस टू केस बेसिस पे जुडिशियल प्रोसेस चला के लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, बट केस टू केस प्रोसिक्यूशन कितना मुश्किल होता है, कितने लंबे समय तक मिलॉर्ड चलता रहता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है, और पीएफआई की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनलाइजिंग है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने अर्जेंट स्टेप पे डिसीजन लिया है। हालांकि थोड़ा वो सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि इस स्टेप को सरकार के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है ये बोल के कि सरकार मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। तो सरकार को भी अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर रखना होगा। हालांकि सरकार ने बोला हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोक रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब 61 साल के, ओवरऑल एक्चुअली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेगा क्या, इस बात को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। 2019 में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाई गई थी तो यह बोला गया था कि इसका काम है टू इंश्योर ज्वाइंटनेस ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, एवी, एयरफोर्स, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ इंगेज कर पाए, सिंक्रोनाइज कर पाए, किसी प्रकार का कोई डिसेंशन ना हो। तो इसके लिए सीडीएस का ऑफिस बना था। बट अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2021 में बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से लंबे समय तक ये जो सीडीएस का ऑफिस है वो खाली पड़ा रहा। अभी के लिए सीडीएस प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर काम करता है, वो प्रेजेंट चेयरमैन भी है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। प्रॉब्लम यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटर्स हैं सीडीएस की ड्यूटी के वो क्लियर नहीं है, और अगर ज्वाइंट ऑपरेशन इंश्योर करना है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, तो किस हद तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ सीडीएस की सुनेंगे, सीडीएस किस हद तक उनको अकाउंटेबल कर सकता है, कौन से फील्ड में सीडीएस की बात को माना जाएगा, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो आगे आने वाले समय में सरकार को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि सीडीएस की क्या अथॉरिटी है 3 आर्मी चीफ्स के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल कौन किसकी बात सुनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कौन से बेसिस पे लिए जाएंगे, इनको एक टाइम फ्रेम बेसिस पे रिजॉल्व करने की जरूरत है। जो थिएटराइजेशन का प्रोसेस है वो बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको तेजी से बढ़ाने के लिए किसी एक इंडिविजुअल को अथॉरिटी देनी होगी, और अभी के लिए जो सीडीएस की अथॉरिटी वो थोड़ी लिमिटेड है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं है। तो ये सब बातें थी दोस्तों, जनरल आर्टिकल्स थे। इन सब के डिटेल्ड करंट अफेयर्स के अपडेट मैं आपको पहले के करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे देता रहता हूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट न्यूज़ भी थे आज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।